अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने कोलोरेक्टल कैंसर देखा था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिजीजेस ऑफ कोलॉन। ठीक है, जिसमें हम पॉलिप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप्स हो सकते हैं, नियोप्लास्टिक हो सकते हैं, जिसमें एडिनोमास हैं। थर्डली विल डिस्कस अबाउट सम फेमिलियल सिंड्रोम्स। इनको थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बाकी आप इसको जस्ट रीड कर लें। ठीक हो गया। सबसे पहले आते हैं नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप्स। तो नॉन नियोप्लास्टिक से पता चल रहा है कि दीज हैव नो मेलिग्नेंट पोटेंशियल। ठीक हो गया। तो इसकी जो मतलब मेलिग्नेंट पोटेंशियल है सच नहीं होगा, तो वो कौन से होंगे? हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स होते हैं और हेमाटोमेटस पॉलिप्स होते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो टाइप होती है पॉलिप्स की, वो आपने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। दीज आर द हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स एंड दे हैव ऑब्वियसली नॉन, हम नियोप्लास्टिक में पढ़ रहे हैं तो दे हैव नो मेलिग्नेंट पोटेंशियल। और जैसे कैंसर का जो मोस्ट कॉमन साइट थी वो रेक्टोसिग्मोइड थी, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो ये भी आपने याद कर लिया। फिर आता है हेमाटोमेटस पॉलिप्स, जो इसकी दूसरी फॉर्म्स आती हैं नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप्स के। इसके अंदर जुवेनाइल पॉलिप्स हैं, फिर दूसरे रिटेंशन पॉलिप्स हैं, जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम है और प्यूर चेगर सिंड्रोम है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो जुवेनाइल पॉलिप्स हैं ये बच्चों में ज़्यादा होते हैं, और ये इनका भी वही रेक्टम के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि ये नॉन नियोप्लास्टिक है तो नॉन मेलिग्नेंट पोटेंशियल। फिर जो रिटेंशन पॉलिप्स होते हैं वो जुवेनाइल से ऐसे डिफ्रेंशिएट होते हैं। जुवेनाइल बच्चों में होते हैं, रिटेंशन जो एडल्ट्स में होते हैं इनका भी कोई मेलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता, और ये भी रेक्टम में होते हैं। जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम जो होता है ये थोड़ा सा होता है खतरनाक होता है। ये थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। हम कह सकते हैं कि सिर्फ 10% मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, लेकिन ऊपर वालों में देखें कोई मेलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं था, वो खतरे की बात नहीं थी। यहाँ पे थोड़ी सी खतरे की बात है कि 10% इसका जो है ना, क्या होता है कि एक थोड़ा सा खतरा होता है। ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो म्यूटेशंस आती हैं वो SMAD4 के अंदर आती हैं। ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये होता है कि इसमें जो पॉलिप्स बनते हैं वो आपने याद रखने हैं, वो 100 तक बनते हैं। 50 to 100 पॉलिप्स हमें जीआईटी में नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे करके जीआईटी में बने होते हैं। फिर आता है हमारा प्यूर चेगर सिंड्रोम। इसमें भी जो है थोड़ी सी म्यूटेशंस आ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो रिस्क होता है कैंसर का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक हो गया। तो इनकी जो आती हैं मोस्ट कॉमन साइट वो स्मॉल बाउल में आती हैं। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली होती है कि ऐसे लोगों में जो प्यूर चेकर सिंड्रोम के होते हैं, इसमें आपने जो है ना उनके म्यूकोज़ा और लिप्स को देखना होता है। क्योंकि ऐसे लोगों में जिनको प्यूर चेकर सिंड्रोम होता है, इनकी जो म्यूकोज़ा होती है, लिप बकल म्यूकोज़ा होता है और जो लिप्स होते हैं यहाँ पे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये अर्ली साइन होता है। इसको देखते हुए हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये लोग जो हैं वो प्यूर चेकर सिंड्रोम के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब ये हम देखते ही डायग्नोज कर लेंगे, तो उससे जो है मतलब पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे कि आपको ये जो है कब से स्टार्ट हुआ पिगमेंटेशन वगैरह, क्योंकि ये रिस्क होता है कोलोरेक्टल कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का और गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स का। तो इसको आपने थोड़ा सा देखना होता है। तो हमारी जो कंसर्न होती है मेडिसिन में वो यही होती है कि कौन सी चीज़ें पेशेंट को के लिए ख़तरनाक हैं। ठीक है, तो जुवेनाइल पॉलिप्स की इतनी खतरनाक बात नहीं है, रिटेंशन की नहीं है, लेकिन जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम में थोड़ा सा मेलिग्नेंट पोटेंशियल है, थोड़ा सा हमें केयर की ज़रूरत है। और प्यूर चेकर में हमने उसके लिप्स वगैरह को देख के जो है शुरू से ही थोड़ी सी स्क्रीनिंग वगैरह इस तरह से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इसमें कैंसर का रिस्क है। ठीक हो गया। फिर आता है एडिनोमास। एडिनोमास को जो है दूसरा नाम दिया जाता है एडिनोमेटस पॉलिप्स। ठीक है, इसमें डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं। कुछ ट्यूबुलर होती हैं, कुछ विल्लाए की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, कुछ ट्यूबुलो विलस होते हैं। ठीक हो गया। और कुछ हाली ट्यूबुलर होते हैं। ठीक है, मतलब वो ट्यूबुलर होते हैं, विलस होते हैं। ट्यूबुलो विलस मीन्स दोनों मिक्स्ड फॉर्म्स होती हैं। तो इसमें जो हमारा होता है कंसर्न वो ये कि हमारा जो मोस्ट इसमें ग्रेटर रिस्क होता है ना उसको देखते हैं। ये जो विलस वाला होता है ना, इसकी मोस्ट हमारी जो है ना कह सकते हैं ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग कोलॉन कैंसर। तो हमारी जो कंसर्न होगी एडिनोमास में, सबसे पहले तो एडिनोमास हमारी कंसर्न है कि पेशेंट के अंदर एडिनोमास तो नहीं बन गए। ठीक है, और दूसरी हमारी कंसर्न है कि वो हमने देखनी है कि विलस तो नहीं बन गए, क्योंकि विलस के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट रिस्क होता है। ठीक है, तो ये बाकी आप जस्ट रीड कर लें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर आते हैं हमारे फेमिलियल सिंड्रोम्स। इसमें जो आपने याद रखना है वो डिफरेंस याद रखना है कि फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस में क्या डिफरेंस है कहाँ से जुवेनाइल से।
ठीक है। जुवेनाइल पॉलीपोसिस पीछे हमने देखा, उसमें जो पॉलिप्स बन रहे थे वो 50 से 100 बन रहे थे। यहाँ पे जो पॉलिप्स बन रहे हैं वो देखें कितने ज़्यादा, हज़ारों बन रहे हैं। मींस 500 से लेके 2500 तक हमें पॉलिप्स जो है वो नज़र आएंगे। 100 से ज़्यादा नज़र आएंगे। वहाँ पे 100 तक थे, यहाँ पे 100 से आगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये इसका मेजर चीज़ आती है क्लासिक फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। ठीक हो गया, सबसे पहले तो बात ये। दूसरी बात आती है कि 100% रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन इनटू द कोलॉन कैंसर। सो दिस इज़ द अलार्मिंग सिम्टम, अलार्मिंग केस। ठीक है, कि हमारा जो था जुवेनाइल पॉलीपोसिस उसमें 10% रिस्क था। खतरे की बात थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो क्लासिक केस आ रहा है इसका पॉलीपोसिस सिंड्रोम का फेमिलियल वाला, इसमें 100% मैलिग्नेंट केस है कि यहाँ पे 100% प्रोग्रेशन होती है कैंसर की तरफ। सो यहाँ पर हमारा ये होता है कि हम जो है अगर तो मतलब हर 2 साल बाद उसकी स्क्रीनिंग लाजमी करवाएं पेशेंट की, अगर उसकी जो है फैमिली हिस्ट्री वगैरह है। तो हमने क्या करना है कि हर 2 साल बाद, 1-2 साल बाद स्क्रीनिंग लाजमी करवानी है, ताकि हम चेक करें कि कहीं वो कोलॉन कैंसर की तरफ प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा और उसको जो है अर्ली हम ट्रीट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये मेजर चीज़ थी यहाँ पे। फिर आते हैं ये आप MCQ के लिए याद रख लें कि गार्डनर सिंड्रोम और टर्गट सिंड्रोम में जो मेजर चीज़ें आती हैं वो ये कि जो गार्डनर सिंड्रोम होता है ना, वो उसमें आपको ऑस्टियोमास मिलते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद द मतलब कोलॉन कैंसर, ये इसमें ऑस्टियोमास होते हैं, मतलब वही फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के साथ साथ ऑस्टियोमास मिल सकते हैं मैंडिबल के ऊपर। इस तरह करके पेशेंट्स को आप देखेंगे उनके अंदर लाइपोसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फाइब्रोमेटोसिस वगैरह इस तरह से। लेकिन ऑस्टियोमास आपने याद रखने हैं इसमें। टर्गट सिंड्रोम में CNS ट्यूमर्स एसोसिएटेड होते हैं, तो ऐसे लोगों में जिनको फैप है उसमें आपने CNS ट्यूमर्स को नहीं भूलना। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो आ जाती हैं। ये नीचे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि बिनाइन ऑस्टियोमास जो होते हैं ये एंगल ऑफ मैंडिबल पे आप चेक करोगे और स्कल के ऊपर चेक करोगे स्पेशली। ठीक हो गया, ये इसमें इम्पॉर्टेंट था। और आता है इसकी, ये आप जस्ट इसको, हाँ ये जो है ना मैंने आपको बता दिया कि जो फीमेलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस होती है इसमें आपने स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी होती है सिग्मोइडोस्कोपी के साथ एट द एज ऑफ 12 एवरी ईयर। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। ठीक हो गया, बाकी इसको जस्ट आप रीड कर लें। हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर में जो आपने बात याद रखनी है वो ये कि यहाँ पर इसको जो है ना लेंग सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये वाला क्राइटेरिया आपने याद रखना है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे हमने कोलॉन कैंसर का देखा था कि इसमें मॉडिफाइड एम्स्टर्डम 2 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है कि एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, 25 ईयर्स की एज में अगर पेशेंट के 3 या 3 से ज़्यादा रिलेटिव्स जो हैं वो कोलॉन कैंसर के हैं। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा रिलेटिव्स विद कोलॉन कैंसर। ठीक है, एटलीस्ट इनमें जो ये जो रिलेटिव्स हैं इसमें एक जो है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव लाजमी होना चाहिए। ठीक है, या ये हो कि 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन्स कोलॉन कैंसर की हों, वो रिलेटिव्स थे, यहाँ पे जनरेशन्स हैं। तीसरा आता है कि एटलीस्ट 1 मेंबर अफेक्टेड इन अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो ये है कि 50 ईयर्स से पहले जो है ना एक मेंबर जो है ना एटलीस्ट इससे इफ़ेक्ट हुआ था कैंसर से। तो इन तीनों केसेस में हमने क्या करना है कि जो ये जो है हर 2 साल बाद, हर 1-2 साल बाद जो है ना हमने स्क्रीनिंग ऐसे लोगों की करवानी है। ठीक है, तो एज अ डॉक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कैंसर के केस में वो स्क्रीनिंग ही है। मैं मल्टीपल टाइम्स बता रही हूँ, तो ये चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि 3 या 3 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा और एटलीस्ट 1 मेंबर अफेक्टेड अंडर द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो इन लोगों में हमने क्या करनी है, एवरी 1 to 2 ईयर्स आपने क्या करनी है, स्क्रीनिंग करवानी है लाइफ टाइम। ठीक हो गया, तो ये बात आती है। दिस इज़ द hyperplastic polyp. Then there is the hamartomatous polyps of the small intestine, you can see here, and the pigmentation on the lips and the fingers. Again the pigmentation on the lips is seen, and then again pigmentation. ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉलिप्स हैं 500 to 2500 की रेंज में, मोर देन 100 फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। ठीक हो गया, और यहाँ पे थोड़े से कम है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जुवेनाइल पॉलीपोसिस है।
दीज आर द ऑस्टियोमास शोन इन द मैंडिबल, ये ऑस्टियोमा है। अगेन दीज आर द ऑस्टियोमास शोन, ये भी ऑस्टियोमा which is actually in the case of what, Gardner syndrome. Okay, again osteomas you can see, ये जो बना हुआ है दिस इज एक्चुअली द एडिनोमा, ठीक है, थोड़े से बन गया हुआ इस तरह से। अच्छा ये देखिए ट्यूबुलर हो सकता है, विलस हो सकता है, इसमें से डेंजरस कौन सा होगा, ज़्यादा विलस होगा, ठीक है, मोर मैलिग्नेंट पोटेंशियल। और ये क्या परफॉर्म किया जा रहा है, कोलोनोस्कोपी परफॉर्म की जा रही है, पूरे कोलॉन को विजुलाइज किया जा रहा है, ठीक है, रेक्टम के थ्रू अंदर डाला है और सारा कोलॉन विजुलाइज कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग। ओके, फीकल मैटर के अंदर जो है ब्लड सेल्स को चेक किया जाता है माइक्रोस्कोपिकली। दिस इज़ हाउ इट इज़ परफॉर्म्ड। और ये भी ये दिस इज़ एक्चुअली व्हाट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सीटी कोलोनोग्राफी, ठीक है, सीटी स्कैन जो करते हैं ना कोलॉन का, वो दिखाया जा रहा है फॉर द कैंसर। और अंदर एयर पुश की जाती है ताकि थोड़ा सा डायलेट हो जाए और फिर वी कैन विजुलाइज लाइक दिस। ओके, कोलोनोग्राम, सीटी कोलोनोग्राम। एंड दिस इज़ द बेरियम एनेमा, ठीक है, बेरियम अंदर डाला जाता है और फिर उसको रेडियोलॉजिकली देखा जाता है। बेरियम लिक्विड इज इंस्टिल्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन टू द एनस, और फिर उसको रेडियोलॉजिकल व्यू उसका देखा जाता है ऑफ द बेरियम एनेमा, से सारा कोलॉन विजुलाइज हो जाता है। दिस इज़ हाउ इट इज़ परफॉर्म्ड। दिस इज़ द CEA टेस्ट फॉर द कोलॉन कैंसर। Then this is the ultrasound, endoanal ultrasound. Actually this is performed to see the anus and the distal portions of the rectum. Now our next topic is about the diverticulosis, ठीक है। तो डावर्टिक्यूला आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये जो आउट पोचिंग्स बन जाती हैं फ्रॉम द कोलॉन वॉल, ठीक है, जो आपको ये नज़र आ रहे हैं दीज आर द डावर्टिक्यूला, और ये आउट पोचिंग्स बनी हुई हैं फ्रॉम द कोलॉनिक वॉल, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम पढ़ने लगे डावर्टिक्यूला, और देखें डावर्टिक्यूला तो बन के हुए, लेकिन जब उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है ना, सो दिस इज़ नाउन एज डावर्टिक्यूलाइटिस, ठीक है। इसी तरह ये देखें, और यहाँ पे आपको जो मेजर चीज़ याद रखनी है वो ये कि डावर्टिक्यूला कहाँ पे कॉमन होते हैं। ये सिग्मोइड है, ठीक है, ये आपका जो है वो कोलॉन है, ऊपर की तरफ लेफ़्ट साइड का कोलॉन है, ठीक है, और ये नीचे रेक्टम है, और इसके दरमियान वाला रीजन जो है दिस इज़ द सिग्मोइड कोलॉन। तो आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन साइट जहाँ पे डावर्टिक्यूलोसिस होती है दैट इज़ सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। यहाँ पे देखें डावर्टिक्यूलोसिस हुई थी, लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जो फीकल मैटर यहाँ से पास होता है वो यहाँ पे आकर ट्रैप हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जब वो ट्रैप होगा फीकल मैटर वो गंदा होता है ना, तो ऑब्वियसली वो जो गंदा से फीकल मैटर होगा उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई द डावर्टिकुलोसिस जो होती है इट कन्वर्ट्स इनटू डावर्टिकुलाइटिस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ट्रैप्ड फीकल मैटर, इसको हमने देखना है। सो डावर्टिकुलोसिस इज व्हाट, इट रेफर्स टू द आउट पोचिंग्स ऑफ द कोलॉनिक म्यूकोजा थ्रू द कोलॉनिक वॉल। ये बात याद रख ली आपने, जो मैंने आपको दिखाया भी है कि वो किस तरह से होता है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि सिग्मोइड कोलॉन इज़ द मोस्ट कॉमन साइट, और उसमें भी कौन सी है, लेफ़्ट साइड, मींस सिग्मोइड कोलॉन तो होती लेफ़्ट साइड पे है ना, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि सिग्मोइड कोलॉन इज़ मोस्ट कॉमन, और एशियंस में वो बता रहे हैं कि राइट साइड पे ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन ये आपने एज अ होल याद रखना है सिग्मोइड, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या होते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स कोलॉन कैंसर के थे कि लो फाइबर डाइट, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है वॉल वीक हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे डावर्टिकुलोसिस होना शुरू हो जाती है, फैमिली हिस्ट्री एंड एजिंग, ठीक है। इसमें आपके बाकी भी रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, हाई फैट डाइट जो कि कोलॉन कैंसर में था, रेड मीट यूज़ करना, लो ब्राउन राइस यूज़ करना, ठीक है, ब्राउन राइस ज़्यादा यूज़ करना, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके लिए होते हैं। फिर क्लिनिकल फीचर्स में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो ये कि इसमें एज बहुत मैटर करती है। ये नहीं है कि हर किसी को हो जाएगा, कोलॉन वॉल जो होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आउट पोचिंग्स होती हैं, और आपको पता है कि जैसे एज ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा होगा। तो 70 से ज़्यादा लोगों में, या 60 to 70 की एज से ज़्यादा जो लोग होते हैं उसमें ये कॉमन होता है, ठीक है। अब आपने ये भी याद रखना है दैट इज़ इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। किसी को भी नहीं पता होता कि मेरे कोलॉन के अंदर जो है ना ये आउट पोचिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। सो इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। और कभी कभार ऐसे होता है जो सिम्टम इसका मेजर आता है ना वो ये आता है
कि उनको पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होती है। मींस कि उनको कोई पेन नहीं हो रही होती, लेकिन थोड़ी बहुत जो है रेक्टल ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, अगर सिम्टम कोई आना हो तो। और इसके अलावा क्या होता है, लेफ़्ट साइड पे कॉलिक की पेन होती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के रिज़ल्ट में क्या होता है, कॉलिक की पेन होना शुरू हो जाती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये क्या है, एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे आपने हमेशा याद रखना है कि हमारा कैंसर जो है वो लेफ़्ट साइड पे रेक्टोसिग्मॉइड रीजन में हो सकता है, वहाँ पे डायवर्टिकुला। अगर लेफ़्ट साइड में पेन है तो डायवर्टिकुलोसिस होगी। राइट साइड पे पेन है तो आपने सोचना है कि वो अपेंडिसाइटिस हो सकती है। तो लेफ़्ट साइड की एक पेन का आपको कॉज पता चल गया, डायवर्टिकुलोसिस होती है। और वो आपने देखना है एज के लिहाज से कि एक बुढ़ा बाबा आपके पास आ गए लेफ़्ट साइड की पेन लेके, तो आप कंसिडर कर सकते हो डीडीज़ में कि इसको डायवर्टिकुलोसिस हो सकती है, ठीक हो गया। और फिर आप उससे वही पूछो कि कोई ब्लीडिंग वगैरह और इस तरह से, ठीक है। फिर आ जाता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन आती है डायवर्टिकुलोसिस की, डायवर्टिकुलाइटिस। इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर डायवर्टिक्यूला, और ये मोस्ट कॉमन इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लेकिन मोस्ट कॉमन यही है, ठीक है। और क्लिनिकल फ़ीचर्स में वैसे तो इतने ज़्यादा क्लिनिकल फ़ीचर्स लिखे हुए हैं, जो मेन होते हैं ना वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि वहाँ पे फीकल मैटर जो है वो इम्पैक्टेड हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे इरोजन्स होना शुरू हो गई वॉल की, फीकल मैटर की वजह से। और वहाँ पे फिर जो है बैक्टीरिया आ गए, ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने इन्फेक्शन कर दिया। तो यही इसकी मेजर चीज़ होती है। क्लिनिकल फ़ीचर्स में यही होगा कि पेशेंट कंप्लेन करेगा लोअर एब्डोमिनल पेन की, और कहाँ पे होगी, लेफ्ट स्टाइलिक फोसा के अंदर होगी, ठीक हो गया। और दूसरा कि ऑब्वियसली इन्फेक्शन हो गया ना अब, तो फीवर जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, फीवर हो सकता है। तो इसलिए इसको कहते हैं लेफ़्ट साइडेड अपेंडिसाइटिस। जैसे राइट साइडेड होती है दर्द, ठीक है, इसी तरह लेफ़्ट साइड पे अगर होगी तो डेट इज़ डायवर्टिकुलोसिस, अगेन यू विल सी फॉर द एज, ठीक है। फिर अदर कॉम्प्लिकेशंस आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो है ना डायवर्टिकुलाइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ठीक हो गया। और ये दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें इन्होंने जो हाईलाइट किया हुआ है वो लिखा हुआ है कि फिस्टुला फॉर्मेशन जो मोस्ट कॉमन होती है वो ब्लडर के साथ होती है, ठीक है। वेज़ाइकोकॉलिक फिस्टुला बनता है, इस मोस्ट कॉमन फिस्टुला जो डायवर्टिकुलोसिस की वजह से हो जाता है। अब इसकी मैनेजमेंट हमने करनी है। तो ये आपका जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं कि अगर डायवर्टिकुलोसिस के लिए आपका डायग्नोसिस होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, पुट अ स्टार ओवर इट, दैट इज़ कोलोनोस्कोपी, ठीक है। उसी तरह आप कोलोनोस्कोपी करोगे, अंदर स्कोप डालोगे, कोलोन को व्यू करोगे, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली आप कहाँ पे करोगे, मतलब कौन से रीजन में, सिग्मॉइड को, ठीक है। सिग्मॉइड को सबसे पहले देखोगे क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट कॉमन साइट वहाँ पे है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायवर्टिकुलोसिस, ठीक है। लेकिन डायवर्टिकुलाइटिस अगर हुआ है तो उसमें आपने नहीं करना, क्या नहीं करना, कोलोनोस्कोपी नहीं करनी, बेरियम एनेमा नहीं डालना, अंदर बेरियम नहीं डालना शुरू कर देना, क्योंकि यहाँ पे उसको इन्फेक्शन हुआ है। और अगर हम कोलोनोस्कोपी या बेरियम एनेमा करना शुरू कर दें तो उसकी जैसे परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने पेशेंट को लेफ़्ट साइड की पेन हुई, आपने सबसे पहले रूल आउट करना है कि वेदर पेशेंट इज़ हैविंग फीवर या कोई इन्फेक्शन का कोई हमारे पास साइन हो। फिर आपने जो है वो कोलोनोस्कोपी इन केस ऑफ डायवर्टिकुलोसिस एंड इन केस ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज़ द CT स्कैन, ठीक है। CT स्कैन आप करोगे क्योंकि उसमें एज सच आपको नहीं अंदर डालना पड़ता कुछ, और परफोरेशन का जो रिस्क होता है वो भी नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने याद कर लिया। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आता है। तो ऑब्वियसली इसके जो रिस्क फैक्टर्स थे वो लो फाइबर डाइट था, तो हम पेशेंट को जब शुरू में जो है बताएंगे तो वो होगा कि हाई फाइबर डाइट यूज़ करें, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए आपको, फ़ैट कम यूज़ करें, रेड मीट ना यूज़ करें, ठीक है। और इस तरह से फैमिली हिस्ट्री और एजिंग को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन जो चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो हम देंगे। कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करने के लिए लेग्जेटिव्स दे सकते हैं, ठीक हो गया। वही चीज़ ज़ाइलियम दे देंगे, हस्क दे देंगे, ब्रांड देंगे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, स्पगोल वगैरह दे देंगे, ठीक हो गया। फिर आता है कि आपका डायवर्टिकुलोसिस के लिए तो एसिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और जो है जो उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रही है उसके लिए हमने ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन डायवर्टिकुलाइटिस होता है ना, दैट इज़ इन्फेक्शन केस, तो वो ज़्यादा आपका थोड़ा सा जो है ना खतरनाक वाला केस हो गया। तो उस केस में आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी ना, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आपको लाजमी देनी पड़ेंगी। तो उसमें आप क्या दोगे, एंटीबायोटिक्स दोगे, ठीक हो गया। तो एंटीबायोटिक्स आप दोगे इसमें, और ट्रीटमेंट इज़ डन ऑन द आउट पेशेंट बेसिस, ठीक है।
कोई आपको माइल्ड अटैक में जो है उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ता, आप जस्ट उसको एंटीबायोटिक्स देते हो। कौन सी एंटीबायोटिक्स देते हो? जो वहाँ पे देखें, जब कोलॉन का इन्फेक्शन होगा, डायवर्टिकुलाइटिस होगा, तो वहाँ पे जो कोलॉन के हमारे बैक्टीरिया होंगे वही जाके इन्फेक्शन करेंगे ना सबसे पहले तो वो ई कोलाई है, तो ई कोलाई को हमने कवर करना है। एनारोब्स जो हमारे कोलॉन के अंदर बैठे हुए थे वही वो वहाँ पे चले गए हैं ना, तो उनको हमने कवर करना है, एंटीबायोटिक्स देते हैं। और जो आपने याद रखने हैं इनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं वो स्टार पुट कर लें, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हो, मेट्रोनाइट्राजोल देते हो। ठीक है, मेट्रोनाइट्राजोल जो होता है ये आपका एनारोब्स को कवर कर लेता है। आपको पता है कि मैं एनारोब्स के लिए होता है मेट्रोनाइट्राजोल, आप कहीं भी एनारोब्स का केस आए तो आप मेट्रोनाइट्राजोल दोगे। ठीक है, और जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये आपका जो है ग्राम नेगेटिव रॉड्स को कवर करता है। तो जब भी ग्राम नेगेटिव रॉड्स का है तो आपने सिप्रो याद रखना है। ठीक हो गया। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनाइट्राजोल जो होता है ये आपके दोनों को कवर कर लेता है, ई कोलाई को भी, मतलब नेगेटिव बैक्टीरिया को भी कवर कर लेता है और एनारोब्स को भी कवर कर लेता है। दूसरा आपकी जो चॉइस होती है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि सिफॉक्सिटिन होती है, या तीसरी आपकी चॉइस होती है सीफोटेटिन। ठीक है, या एमोक्सिसिलिन क्लेवोनेलिक एसिड्स आप यूज़ कर सकते हो। ये आपकी को एमोक्सिक्लाव लिखी हुई है ना, इसमें वही है एमोक्सिसिलिन क्लेवोनेलिक एसिड और साथ में जो है सिफॉक्सिटिन या सिफोटेटिन। ठीक हो गया, तो ये हो गया। अब देखें आपने जो है ना अच्छा, अब आता है स्फीयर अटैक। ठीक है, स्फीयर अटैक में क्या होता है कि पेशेंट जो है ना वो ख़तरनाक हालत में आ गया तो आपने उसको एडमिट कर लिया। उसी तरह NPO नो नथिंग पर ओरल, कुछ भी ओरली नहीं देना, IV फ्लूइड्स दे दिए। ठीक है, IV एंटीबायोटिक्स दे दी। पहले वो खा सकता था एंटीबायोटिक्स, अब वो नहीं खा सकता तो आपने उसी तरह IV एंटीबायोटिक्स जो है ग्राम नेगेटिव और एनारोब्स के कवर कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो है वो जो भी एब्सेसेस बनी हुई हैं अंदर स्वीयरली उन्होंने इन्फ्लेम किया हुआ है, उनको ड्रेन कर लिया आपने। ठीक है, डाइट आपने मैनेज कर ली पेशेंट की, कि उसके बाद आपने कैसे अपनी डाइट का ख्याल रखना है, और उसके बाद आपने सर्जरी कर दी। सर्जरी में जो आप करते हो वो ये होता है कि वो जो सेगमेंट होता है ना, जो सेगमेंट हमारा डायवर्टिकुलाइटिस में गया होता है, उस सेगमेंट को हमने उस कोलॉन को हमने रिमूव कर देना होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है वो आप यहाँ लिख लें, दैट इज़ सेगमेंटल कोलेक्टमी। ठीक है, सेगमेंटल कोलेक्टमी आप कर लेते हो। लेकिन सर्जरी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आप याद कर सकते हो कि तब हम करते हैं। अच्छा, सर्जरी हम कब करते हैं? जब हमारी मेडिकल थेरेपी से काम नहीं हो रहा, सिप्रो और मेट्रो से। ठीक है, या वो एब्सेस हमने ड्रेन करनी थी लेकिन वो हो ही नहीं रही। ठीक है, या वहाँ पे परफोरेशन हो चुकी है, या वो डिज़ीज़ जो है वो बार बार हो जाती है, बार बार डिवर्टिकुलाइटिस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों की हमने फिर सेगमेंटेड कोलेक्टमी कर देनी है। ठीक है, तो ये मेजर चीज़ होती है कि जो है ना आपने कैसे जो है ये इस पेशेंट को लेके चलना होता है। ठीक हो गया। इसमें जो एक सीक्वेंस होता है वो याद कर लें कि सबसे पहले हम 3-4 दिन तक उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, मेडिसिन से, और फिर हमें सर्जरी की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो सर्जरी कर देते हैं, और फिर उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं 7 to 10 डेज़ के लिए, जो यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, सिप्रो और मेट्रो जो है 7 to 10 डेज़ के लिए। और अगर दोबारा, मतलब इसमें से जो सर्जरी हम करते हैं उसमें 1/3 केसेस रिकरेंट हो जाते हैं, तो हमें दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि सर्जरी कर ली, रिकरेंट हो गया तो बस फिर दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, जो भी हिस्सा है फिर से इन्वॉल्व होता है ना उसमें। तो ये था हमारा टॉपिक डायवर्टिकुलोसिस वगैरह का। दिस इज़ हाउ द सेगमेंटल कोलेक्टमी इज़ परफॉर्म। यहाँ पे तो ट्यूमर बना हुआ है ना, लेकिन अगर ये डायवर्टिकुलोसिस हुई और डायवर्टिकुलाइटिस सॉरी, उस केस में हम ऐसे सिग्मॉइड कोलॉन ऐसे रिमूव कर देते हैं वो वाला हिस्सा, और फिर दूसरे कोलॉन को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक मैंने बात बताई थी कि इसमें पेशेंट जो है ना वो रेक्टल ब्लीडिंग के साथ आ सकता है। तो वो क्यों होगा? ऑब्वियसली जब वहाँ पे ये डायवर्टिकुलाइटिस हुआ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वेजल्स पड़ी होती हैं ना, तो वेजल्स के अंदर जब ये इसको ऐसे अंदर की तरफ बाहर की तरफ आउट पोचिंग्स हो रही हैं तो वेजल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना, तो उसकी वजह से ब्लड वेजल्स पेंट्रेशन की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। ठीक हो गया। डेविडसन की पिक्चर देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई हुई है कि जो टीनिया होते हैं ना, हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं ये और ये। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं और दूसरे होते हैं सर्कुलर मसल्स। अब जो कोलोनिक वॉल होती है ना, वो इन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा वीक होती है। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पियर्स करती हैं इस सर्कुलर मसल को। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर ये सर्कुलर मसल है ना, ये वाला अंदर वाला, इसको ब्लड वेसल्स पियर्स कर रही होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से वो फर्दर जो है वो वीकन हो जाता है ये वाला एरिया। ठीक है, और उसकी वजह से जो है ये लीस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट होता है बिटवीन द टीनिया
और यहीं से इन बिटवीन ये एक टीनिया है, ये एक टीनिया है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, उसके दरमियान में से ये जो है वॉल वीक हो जाती है और डिवर्टिकुलर फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक।